हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास से हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जिसका नाम दूसरा होता है स्लाइड वायर ब्रिज, और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज की क्लासेस में डिटेल में हम इसको समझेंगे कि ये क्या है डिवाइस और इसके सारे क्वेश्चंस, एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी बातें इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि जो मीटर ब्रिज है ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पे बेस्ड है। और मीटर ब्रिज को हम ये भी मानते हैं कि इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज, द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसका क्या करता है ये डिवाइस, कैसे क्या मेजर करता है, ये तो बाद की बात है। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। आपने डायरेक्ट यूज की थी, हमने डायरेक्ट पिछले क्वेश्चंस में पहले, अब हटा देते थे ऐसे पांचवें रेजिस्टेंस को। आज इसको प्रूफ करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज। और आज हमें रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना, बहुत बार कर चुके हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड। आज हमें इसका इस्तेमाल करना है, कंसेप्ट देखना है कि वो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 कैसे आता है। ठीक है, I1 प्लस I2, इसको I2 लिख लो, इसको R3 लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ना। ऐसे देखो, यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से I2। जब यहाँ पहुँचेंगे तो करंट इधर कितना जाएगा बच्चों, बोलो, कुछ तो जाएगा, I3 बोल दिया, और इधर से I1 माइनस I3, और यहाँ से I2 प्लस I3। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा यहाँ से, I1 प्लस I2। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस लूप में, ये फर्स्ट लूप, ठीक है, और ये सेकंड लूप, इन दोनों में KVL लगाने जा रहा हूँ। इसका नाम A है पॉइंट का, इसका B, इसको C मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इसको D। अप्लाई KVL फर्स्ट लूप। देखो बच्चों, इस लूप में KVL लगाओ, -I1 R1 माइनस I3 R5 और प्लस I2 R2। प्लस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अगर एक बात सोचो, कभी ऐसा हो जाए, अगर VC इक्वल टू VD हो जाए, हम कह नहीं रहे हैं, अगर कभी हो जाए इन दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो सोचो VC इक्वल टू VD हो जाए तो क्या इन दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो करेगा? नहीं। तो I3 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये -I1 R1 और प्लस I2 R2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, R2/R1। समझ रहे बच्चों? ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई अभी, पहली कंडीशन। अब मैं सेकंड लूप में अप्लाई कर रहा हूँ KVL। इसमें देखो, यहां देखो, माइनस ऑफ I1 R3, I1 माइनस I1 R3, I1 माइनस I3। ठीक है, और इधर से जाओगे प्लस I2 प्लस I3 इंटू R4। ठीक है, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस I3 R5 इक्वल टू 0। मानते बच्चों, इक्वल टू 0। अब अगर हम कह रहे हैं कि अगर VC इक्वल टू VD है ना, यानी कि I3 0 है, तो I3 को 0 करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्या बचेगा, और यहाँ पे भी। तो -I1 R3 प्लस I2 R4 इक्वल टू 0। देखना, इसको इधर ले जाओ, I1 R3 इक्वल टू I2 R4, तो I1/I2, ठीक है, कितना आ जाएगा, R4/R3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से आया I1/I2 इक्वल टू R4/R3। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन कह रही हैं कि हम तो बराबर हैं, तो अगर ये बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनको इक्वेट करते हैं। R4/R3 इक्वल टू R2/R1। ऐसे लिख लो, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। बताओ बच्चों, ऐसा कब हुआ?
जब इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा था, इसका वाला I3 कितना था 0, और इसका वाला VC इक्वल टू VD था। तो याद करो जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते थे बैलेंसिंग कंडीशन में तो हम इसे हटा देते थे, और मैंने कहा था एक दिन हम इसको प्रूव करेंगे, तो आज हमने इसे प्रूव कर लिया और ये प्रूव हो गया कि अगर इन रेजिस्टेंस के रेशियो इक्वल है तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाता, है ना। ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। एक बच्चा कहता है सर मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 बता रहे हो आप, तो मेरी किताब में लिखा है R1/R3 इक्वल टू R2/R4। क्या बात सच है? तो चेक करते हैं। भाई आप इसे यहाँ ले जा सकते हो ना, इंटरचेंज नहीं कर सकते इन दो चीज़ों को। तो देखना R1/R2, ये इधर आ जाएगा R3, और R2 को उधर ले जाओ, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ, इंटरचेंज भी हो सकता है ये, है ना। तो अगर ये R1/R3 इक्वल टू R2/R4, ये इंटरचेंज किया जा सकता है। अब देखो, अब मैं यहां तुम्हें एक और बात बताऊंगा, बड़ी बेसिक सी बात है। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर मतलब कोई स्टूडेंट क्या करे, जैसे बैटरी किन पॉइंट के बीच में लगी है, A B के बीच में, और C और D के बीच में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस 5, वो इंटरचेंज कर दे इनको। देखो ये बहुत काम आने वाला है जब हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। तो हमने क्या काम करा, यहाँ R5 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ बैटरी लगा दी, ठीक, यहाँ बैटरी लगा दी ऐसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब इसको थोड़ा सा और ठीक करूं, मॉडिफाई करूं। ये ऐसे है, अगर मैं इसकी बजाय इसको ऐसे बना दूं, देखो बच्चों, ये ऐसे बनाया और ये R5 यहां लगा दिया, A B के बीच में है ना, ठीक है, और ये बैटरी यहां बना दी ऐसे, कुछ नहीं जा रहा भाई, C और D के बीच में लगानी है ना। हमने क्या करा है, बैटरी को रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करा था, तो इसी डायग्राम को थोड़ा यहां समझ के देखा। देखो आप कह रहे हो A B के बीच में, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है, तो मैंने A B के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया। C और D के बीच में बैटरी है, तो देखना C और D के बीच में बैटरी है, और ये R1 है, और ये R3 है, और ये R2 है, और ये R4 है, ठीक है। आप बताओ, अभी भी ये कंडीशन है ना, R1/R3 इक्वल टू R2/R4, आप इसको कह लो या इसको कह लो, बात एक ही है। तो यानी कि R1/R3 इक्वल टू R2/R4 है, तो इनका इसका मतलब अब इन दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो क्या इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा? नहीं। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो नहीं करेगा अभी, है ना। तो क्या सीखने को मिला, अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लेता, ठीक है, तो उस गैल्वेनोमीटर से रीडिंग कितनी आती, बोलो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूँ तो उसमें रीडिंग आएगी नहीं। और जब जो पहला डायग्राम था, जो मेन डायग्राम था हमारा, उसमें मैं यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाता, R5 ऐसे लगा हुआ था, नल पॉइंट पे रीडिंग आ रही थी जब कंडीशन हमने ये लिखा था C और D, नहीं ना। इसका मतलब अगर आप इस कंडीशन में जो आपका स्टैंडर्ड सर्किट है, इसमें बैटरी और इस फिफ्थ रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करते हो, तो फिफ्थ रेजिस्टेंस में तब भी करंट जीरो होता है, जैसा यहाँ है। देखो इस फिफ्थ रेजिस्टेंस में करंट जीरो है अभी भी, क्लियर है। सर इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा अभी इसके क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक है। तो हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और ये कंडीशन पढ़ी कि अगर ये रेजिस्टेंस के रेशियो आपस में इक्वल है तो ये हटा दिया जाता है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होता है ये वाला, समझ लो, जैसे इसमें स्टैंडर्ड केस में। और ये भी पढ़ा है कि अगर बैटरी को इस फिफ्थ रेजिस्टेंस से इंटरचेंज करते हैं तो अगर फिफ्थ रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा तब भी उसमें करंट जीरो होगा, ठीक है। यानी कि फिर इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अभी C और D का पोटेंशियल इक्वल है इस डायग्राम में, और इसमें A और B का इक्वल है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। देखो क्या होता है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब बात करते हैं मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज होता है एक ऐसा डिवाइस जो एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं और इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ
मीटर ब्रिज, ओ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मतलब जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है उसकी, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। अब कैसे वर्क करेगा ये देखो, होता क्या है पहले इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों इसमें क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये, और ऐसा वायर लिया जाता है जो टेम्परेचर इनसेंसिटिव हो, ठीक है। पता लगा टेम्परेचर बढ़ा, करंट जाना शुरू हुआ, ये हीटअप हो गया, इसमें रेजिस्टेंस बदल गया। जिस रेजिस्टेंस को मेज़र करना है उसको यहाँ जोड़ लिया हमने, मान लो इसको x बोल देते हैं, और जिस रेजिस्टेंस को यहाँ, जो आपके पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है उसको यहाँ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं बच्चों नॉन रेजिस्टेंस, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है। ये कौन हो सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो सकता है, ये मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप होती है, इन्हें यहाँ कनेक्ट कर दिया और फिर तार यहाँ पे कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ, ठीक है। देखो बच्चों, और यहाँ एक स्केल होता है, 0 1 2 ऐसे, और ये 100 सेंटीमीटर तक का होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये 1 मीटर का स्केल होता है और ये वायर भी 1 मीटर का है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए रख लो, इसको बी रख लो, ठीक है, और ये सी, ऐसे पॉइंट मान लो कुछ इसको, और यहाँ एक की लगा हुआ है ये, और ये बैटरी है, ठीक, इसको ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है। ये मेटल की स्ट्रिप है बच्चों। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है और एक स्लाइडर है, और इसे जॉकी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब स्लाइडर या जॉकी बोल सकते हैं। कैसे वर्क करता होगा ये देखो, ये वैल्यू है अननोन रेजिस्टेंस जिसको मेजर करना है, ये अननोन है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, और ये है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये एक रेजिस्टिव वायर है, स्टेंटन होता है, कारण है कि लेस सेंसिटिव होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर। और ये मेटेलिक स्ट्रिप भी कॉपर की होती हैं, कॉपर भी इसलिए क्योंकि लेस सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेके, और रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ये 100 सेंटीमीटर का वायर यानी कि 1 मीटर का वायर, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे वर्क करता होगा ये। जो रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू उसको ये x मानते हैं, वो यहाँ रख दिया, ठीक है, और जिसका पता है एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, वो यहाँ लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, स्लाइडर, स्पेलिंग ठीक करते हैं, ठीक है, जॉकी स्लाइडर कुछ भी बोलते हैं, मेटल की एक रॉड जैसी होती है। और आप ध्यान से देखो यार, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और अगर मैं इसे यहाँ जोड़ दूं तो ये भी रेजिस्टिव वायर है, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी, और ये कॉयल है, गैल्वेनोमीटर एक कॉयल होती है, सर्किट होता है, तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा। तो ये मीटर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, देखो बच्चों, हमने इसको कनेक्ट किया, ऑन हो गया सर्किट, करंट फ्लो करना शुरू होगा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, इस स्ट्रिप से करंट होके जा रहा है ऐसे, ठीक है। फिर वो यहाँ इससे गुजरेगा, इससे, और यहाँ से भी करंट आ सकता है या जा सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तुम देखो, हम अगर ऐसे सोचें कि हम इसको यहाँ से स्लाइड करना शुरू करेंगे बच्चों, इस स्लाइडर को देखो, शुरुआत बिल्कुल ऐसे किया जाता है, ऐसे, और ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं। एक दिन क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर की में जैसे ही चलाते हैं तो डिफ्लेक्शन आ जाता है। डिफ्लेक्शन आते आते एक पॉइंट कोई ऐसा आता है जहां पे इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट का पोटेंशियल, इस वायर पे अगर करंट जा रहा है तो यहाँ पोटेंशियल गिरता जा रहा होगा, तो कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। भाई कोई रेजिस्टेंस है ऐसे,
समझ रहे हो, मैं इस वायर को बना रहा हूँ ए बी को, तो यहाँ पोटेंशियल ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पोटेंशियल वी है, यहाँ वी बी। तो जब वो करंट ऐसे जा रहा होता है तो पोटेंशियल लीनियरली डिक्रीज करता जाता है। तो हर वी ए वी बी के बीच की कोई भी वैल्यू मिलेगी ना आपको यहाँ पे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो अगर आप यहीं से चला रहे हैं तो किसी दिन ऐसा होगा कि इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो करंट आना बंद हो जाएगा। अब सोचो उस दिन क्या होगा, जैसे यहाँ का जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ का जो पोटेंशियल है और इसका जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस यहाँ का और यहाँ का रेशियो इस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे आपने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था। समझ रहे हो, यानी कि करंट बंद हो गया, इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस अपॉन दिस पार्ट का रेजिस्टेंस और ये, ठीक है। हाँ, अगर उससे आगे चलाओगे उसे, फिर आगे चलाया तो फिर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है, एग्जांपल ले लो, यहाँ का वोल्टेज तो एकदम जो भी सर्किट होगा, जैसे यहाँ 6, यहाँ 10 वोल्ट है, ठीक है, तो 10 और इधर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए 10 वोल्ट है और इसे 10 मान लिया तो इसको 0 मान लो, तो 0 और 10 के बीच में, तो जैसे ये तो 5 है तो यहाँ पे 10, 8, 9, 7, 6 ऐसे होगा ना, मैं लिख देता हूँ 8, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे। तो इनिशियली क्या होगा, इधर जैसे ही यहाँ के पॉइंट तुम इधर से चलाना शुरू करोगे इसको, तो इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, इधर पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट ऐसे जा रहा होगा एलोमीटर से। लेकिन जिस दिन तुमने ये 5 वोल्ट जितना वोल्टेज यहाँ का है उससे मिला दिया इसको, देखो ऐसे मिला दिया, तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल सेम हो गया, अब करंट जाना बंद हो जाएगा। तो जहाँ करंट बंद हो जाता है इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई और इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। जैसे इससे आगे चलोगे, समझ रहे बच्चों, अब देखो अब क्या हो जाएगा, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा, इधर कम हो गया, क्योंकि इधर तो 0 तक जा रहे हैं, तो ऐसे करंट इधर से आएगा, ठीक है। तो नल पॉइंट होता है जहाँ पे करंट 0 होता है और उससे राइट चलोगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट, मतलब अपोजिट, इससे इधर जाओगे और इधर जाओगे तो डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसे नल पॉइंट बोलते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो पहले नल पॉइंट ढूंढते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं देखते ही मैडम नल पॉइंट मिल गया, हमें टीचर से बोलते हैं, तो गलत है। नल पॉइंट को ऐसे चेक किया था जैसे मैंने भी बताया कि अगर कहीं पे नल पॉइंट मिल रहा है तो राइट और लेफ्ट चेक करना होता है कि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। जैसे अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो सर्किट में कोई तार वार हिला हुआ है जो जुड़ा ही नहीं आपस में, उस केस में तो नल पॉइंट हमेशा ही मिलेगा। आपने कहीं पे भी टिका दिया स्लाइडर को और देख रहे हो अरे यार 0 आ रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, तो नल पॉइंट उसे आगे पीछे खिसकाओ, राइट लेके जाओ लेफ्ट, अगर डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो अपोजिट नेचर के आ रहे हैं तब वो एक्चुअल नल पॉइंट है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। वो अलग बात है कि यहाँ भी उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पे, हमारे कंसेप्ट पे, लेकिन लैब में इस बात को ध्यान रखते हैं। तो मैं दोबारा से सही कर रहा हूँ इसको और अब शुरू करते हैं फिर। तो देखो जैसे नल पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है, तो नल पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है, और ये डिस्टेंस है मान लो L1, L, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी 100 माइनस L, है ना, ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट। अब कैसे यहां से x की वैल्यू आएगी, तो देखो अब क्या करते हैं बच्चों, हम एक वैल्यू लेते हैं स्मॉल r, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, रेजिस्टिव वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में सेंटीमीटर ले सकते हो, मीटर ले सकते हो, तो सेंटीमीटर ले लेते हैं हम क्योंकि हमने 100 लिया, तो पर यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है, इस वायर के लिए। तो अगर मैं पता करूं कि यार L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा बच्चों बताओ, L लेंथ का है, इस रेजिस्टेंस को अगर मैं RL लिख दूं तो कितना होगा R इंटू L। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है ये, तो L सेंटीमीटर का कितना होगा RL, और इस रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी 100 माइनस L, तो ये कितना होगा R इंटू 100 माइनस L, है ना। अगर आपको नल पॉइंट लेना है, फॉर नल पॉइंट, बताओ बच्चों, नल पॉइंट के केस में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, तो x अपॉन कितना रेजिस्टेंस हुआ इसका RL, है ना, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस x अपॉन R इंटू 100 माइनस L, ठीक है, क्लियर है बात। दोबारा समझाता हूं कि जो पोटेंशियल इस बैटरी का है वो इस पूरे वायर पे डिवाइड होगा और इस पे डिवाइड होगा।
जैसे आप इधर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, इधर इसकी वजह से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो कट गया होगा, तो कम होगा तो करंट ऐसे जा रहा होगा। जैसे इसको आगे चढ़ाओगे एक जगह वोल्टेज ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे, वहाँ नल पॉइंट मिलेगा। उससे आगे जाओगे तो यहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा, वो तो एक फिक्स पॉइंट है, तो करंट इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो बीच में कहीं नल पॉइंट है। अब देखो हमने R से R काट दिया, X इक्वल टू क्या आया, S इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी होगी इसकी लेंथ की। और ये कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे HC वर्मा बहुत सारी किताबों में क्या कर रखा है कि 100 सेंटीमीटर नहीं ले रखा है स्टैंडर्ड, ये वायर 50-55 सेंटीमीटर ऐसे कुछ भी। तो उस केस में यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उस केस में हम इसको L1 लिख लेते हैं और इसको क्या लिख लेते हैं बच्चों, L2। ठीक है, ये तो पता लग जाएंगे ना, यहाँ हमारे पास स्केल है, यहाँ से मेजर कर लेंगे, स्केल है ये। तो देखो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, X अपॉन इतने हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर ये लेंथ L1 है तो स्मॉल r इंटू L1। ठीक है, और इस वाले हिस्से का S अपॉन r इंटू L2। तो यहां से क्या आ गया, X L1 अपॉन L2 इंटू S। ठीक है, ये नल पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से इससे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। L1 L2 लेंथ से S की वैल्यू दे रखी होगी, X कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो बच्चों, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है, अगर क्वेश्चन आए कि ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट B है, मैं इसको यहाँ पे हीटअप करना शुरू करता हूँ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो बताओ नल पॉइंट मिला हुआ है पहले से और मैं इसको हीटअप करना शुरू कर दिया, तो बताओ नल पॉइंट किधर खिसकेगा, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में या राइट में, बताओ। जब आप इसको हीटअप करोगे तो इस वैल्यू को बढ़ाओगे, भाई टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आप इसको बढ़ा रहे हो तो रेशियो सेम रखने के लिए, नल पॉइंट रखने के लिए आपको नल पॉइंट मतलब रेशियो सेम रखना है। नल पॉइंट का मतलब ये होता है, तो ये वैल्यू बढ़ी तो ये भी तो बढ़ना चाहिए रेजिस्टेंस। अब ये कैसे बढ़े, तो इस पोर्शन को अगर बढ़ाना है तो इधर लेके जाओ जोकी को, तो ये लेंथ बढ़ेगी। समझ रहे हो बच्चों, आप ये कह रहे हो कि यार मुझे ये S की वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है, ये रेशियो उतना ही रखना है, तो इसका मतलब L2 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, नल पॉइंट चाहिए तो नल पॉइंट चाहिए तो ये नल स्लाइडर इधर की तरफ लेके जाएंगे। क्यों, ताकि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तभी रेशियो कटेगा। मान लो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ा के आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये लेंथ भी 2 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो 2 का फैक्टर कटेगा 2 से। समझ रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाना, अगर बढ़ा रहे हो आप तो ये नल पॉइंट इधर जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे इसके साथ एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में, नल पॉइंट मिला हुआ था, अब रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो जब आप इस रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको पहले से नल पॉइंट मिला हुआ है, तो अब तो नल पॉइंट कुछ और होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो नल पॉइंट किधर जाना चाहिए, राइट में, ताकि ये लेंथ कम हो तब बैलेंस होगा। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ कर देता है, इसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, नहीं, अगर ये कम हो जाएगा तो कम लेंथ पे बैलेंस होगा, तो नल पॉइंट इधर की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा। और क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर मैं इस वायर की थिकनेस डबल कर दूं, जो ये वायर है इसकी थिकनेस डबल कर दी, तो नल पॉइंट किधर जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप इस वायर की थिकनेस डबल कर दोगे तो ये मान लो ये फैक्टर है, ये स्मॉल r होता है रो एल अपॉन ए, है ना, और ये r अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना, r रो एल अपॉन ए, और तुमने r किसको लिख रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को, तो L लिख दो। देखो ऐसे LA ऐसे लिखा, तुमने यहाँ थिकनेस डबल कर दी तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये R तो दोनों तरफ चेंज होगा ना, अगर इधर चेंज हुआ, यहाँ तुम R इसका थिकनेस बदल रहे हो, तो ये पोर्शन भी उसी मटेरियल का, ये भी, इसका मतलब इधर भी R डैश है, इधर भी R डैश है, वो तब भी कैंसिल होना है ना भाई। अगर आपने कोई भी फैक्टर से इसे एरिया को बढ़ाया 3 टाइम्स 4 टाइम्स या रिड्यूस करा, तो वो दोनों तरफ चेंज होगा ना, इस पोर्शन में भी इसमें भी। आपको नल पॉइंट मिला हुआ है पहले से, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी थिकनेस से, इसकी थिकनेस को चेंज करने से नल पॉइंट पर असर नहीं पड़ता। क्लियर है, ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपसे लैब में, वाइवा में या स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अब
अगर एक बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल करने से पहले पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन खत्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन आए कि नल पॉइंट मिला हुआ है आपको, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको बैटरी से इंटरचेंज कर दिया, तो क्या नल पॉइंट चेंज होगा? क्या अभी भी नल पॉइंट मिल रहा होगा? मतलब जैसे बैटरी तुमने इन 2 पॉइंट के बीच में लगा दी और गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा रखा है, तो क्या उस गैल्वेनोमीटर में भी रीडिंग 0 आ रही होगी? बोलो, आंसर क्या होना चाहिए? यस, अभी भी रीडिंग 0 आ रही होगी। करा था ना अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में कंसेप्ट कि बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को और 5th रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करके देखा था, तब भी उस 5th रेजिस्टेंस में करंट 0 था। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से अभी भी करंट 0 जा रहा होगा, ठीक है। अब ये आपका काम है कि आप इसे पेन से बना के देखो ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया एक कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है, और नल पॉइंट है 30 सेंटीमीटर पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है यार, पता है क्या, देख के ही पता लग रहा है ऐसे, भाई क्या पता कई बार वो लेंथ को गलत मतलब उल्टा सीधा बना दे, तो ऐसे कर सकते हो यार बड़े बेसिक तरीके से। अगर नल पॉइंट मिल रहा है आपको तो x अपॉन इस वायर का एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी, जैसे स्मॉल r माना था, और इंटू 30, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 100 माइनस 30 इंटू r, ठीक है, समझ रहे बच्चों, r से r कट गया, x इक्वल टू ये 30 और ये 30 है ना, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 70, तो 0, x इक्वल टू 60/7 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, यहां 2 रेजिस्टेंस है बच्चों, ये स्टैंडर्ड 20 ओम ही ले लिया चलो, और ये दूसरा रेजिस्टेंस और यहाँ स्विच है, ठीक है, ये R1 ये R2। क्लियर है बच्चों? बोला कि जब ये स्विच ओपन है, व्हेन स्विच इज ओपन, मतलब ये वाला की तो कनेक्ट है, ये वाला ओपन है, तो बताओ जब ये ओपन होगा इससे करंट जा रहा होगा? नहीं। तो व्हेन स्विच एस इज ओपन, बैलेंस नल पॉइंट इज, नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट एक ही बात होती है, null point is 40 centimeter, and when switch is closed, null point is 25 centimeter, ठीक है। फाइंड R1 एंड R2, R1 एंड R2, ये क्वेश्चन दिया। तो देखो बच्चों, पहले नल पॉइंट जब ये ओपन है तो अब सोचो R1 यही होगा ना बैलेंस, कितने पे है नल पॉइंट? 25 पे, तो सॉरी 40 पे, तो 40 इंटू R कितना बचा है? 60, और 20 अपॉन 60R, ठीक है, ये 60 बचा ना भाई, 40 पे है तो R से R कट गया, और ये 0, R1 हो गया 40 इंटू 2/6, ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 40/3 ओम। समझा बच्चों? सिंपल, आप फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो यार, मैं तो बार बार ऐसे ही करता हूँ, अब तुम्हें टाइम कम बचाना है तो कर सकते हो। अब बोला कि जब इसको कनेक्ट कर देते हैं तो नल पॉइंट 25 हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्यों कम हुआ बताना, इधर क्यों आया? क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये वैल्यू कम होगी, तो रेशियो कम करने के लिए ये वैल्यू भी तो कम होगी, रेशियो दिस अपॉन दिस कम करा है, ये कम कर दिया फैक्टर, तो ये भी तो कम करोगे नीचे, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। तो अब क्या करें? तो सोचो हमने क्या काम किया भाई, इसको पैरेलल में है ना ये, तो पैरेलल में नल पॉइंट क्या होता है, मैं पहले उसे R इक्वलेंट लिख देता हूँ, अपॉन 25 इंटू स्मॉल r और 20 अपॉन 75R, ठीक है, R से R 25 से 3 गया, R इक्वलेंट आ गया 20/3, 25 या 75, हाँ,
और आर इक्वलेंट की जगह वैल्यू क्या रखोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में, और ये हो गया कितना 20/3। R1 कितना है हमारा 40/3 इंटू R2 अपॉन 40/3 प्लस R2 इक्वल टू 20/3। समझा बच्चों, यहाँ से R2 कैलकुलेट कर लो, कर सकते हो ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। मान लो ये लेंथ L1 है और ये L2 है, तो हमने पढ़ लिया कि R1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 अपॉन L2, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा है। और ये भी कह सकते, मतलब R1 इक्वल टू L1 R2 अपॉन L2, ठीक है, ऐसे। आप एक बात बताओ, एक बच्चे ने क्या किया, नल पॉइंट मिल रहा था उसको, इसको इंटरचेंज कर लिया, इसको R2 बना दिया और इसको R1। अब क्या होना चाहिए, नल पॉइंट बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा भाई, ये वैल्यू बदल गई, ये बदल गई, तो किस रेशियो में बदलेगी, तो R1 R2 जब सेम है तो L1 L2 भी तो सेम रहने चाहिए नहीं, लेकिन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अब इधर से क्या होगा L2 डिस्टेंस और इधर से क्या होगा L1 डिस्टेंस, ठीक है। इस कंसेप्ट का बहुत यूज़ करते हैं पेपर में, बोर्ड में, जेई में। अभी जेई में क्वेश्चन आया था पिछले साल कुछ, कि इस रेजिस्टेंस को दे के नल पॉइंट दे रखा था, 12.5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा था, मतलब लेंथ नल पॉइंट दे रखी थी शायद। फिर कहा कि ये वाला रेजिस्टेंस के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो बताओ अब नल पॉइंट कितना होगा। तो 100 माइनस वो नल बैलेंस पॉइंट पता कर लो, वो वैल्यू इधर थी ना, अब इधर आ जाएगी। तो जैसे 100 में से 12.5 कर लो, घटा लो, तो वो बची वैल्यू इधर आ जाएगी। समझ आया। तो अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो लेंथ भी इंटरचेंज हो जाती है, तो नल पॉइंट चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट था। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो है ये R1 या R2, वो है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है बच्चों, देखो हमने माना कि ये तार है, ठीक है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया तार, ये ऐसे, ठीक है, इसका कोई नल पॉइंट होगा, लेकिन ये जो पार्ट होता है इसका तो रेजिस्टेंस काउंट कर ही नहीं रहे ना भाई, ये तो फिक्स है, हमने मेजर कर रखा है, ये R1 है, ये R2, ये जो भी होंगे मेजर हो जाएंगे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा ना, कॉपर वायर का ये स्ट्रिप जो है, इसका भी एंड पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो काउंट नहीं कर रखा। तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ लेंथ के टर्म में लिख रहे हैं, जैसे इस पार्ट की रेजिस्टेंस को लेंथ में L1 L2 के टर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ हमने सोचा कि मान लो यार इसका कुछ भी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल X है, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होना चाहिए ना इसका, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ इसमें जोड़ लो। मान लो यहीं पे हम जोड़ रहे हैं तो इसके साथ जुड़ रहा है तो जोड़ दो इसको। तो हमने यहाँ पे अल्फा लेंथ जोड़ ली और इसे जोड़ ली बीटा लेंथ, इधर भी है रेजिस्टेंस। तो अल्फा एंड बीटा आर एंड करेक्शन एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, है ना, एट एंड्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इधर ए एंड है और इधर बी एंड है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है लेबोरेटरी में, हमें कैसे पता भाई, हमने इसका मेजर तो नहीं करा, कैसे पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर मीटर ब्रिज का ये एंड कितना करेक्शन कर सकते हैं, इसमें कितनी करेक्शन कर सकते हैं, लेंथ है अपने आप में। तो देखो क्या करना है, जैसे ये लेंथ L1 है, मान लो पहली बार आपको ये लेंथ L1 मिली, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस L1, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे जो, और ये लेंथ उसमें जोड़नी होती है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा R1 अपॉन R2, ठीक है, R1 अपॉन R2, ये कितना हो जाएगा, L1 इधर लिख दो, L1 प्लस अल्फा अपॉन 100 माइनस L1 प्लस बीटा, ठीक है, इस लेंथ में जोड़ेंगे ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करो, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने से R2 और ये R1, ये अल्फा तो नहीं बदलेगा, ये स्ट्रिप तो यही रहेगी, ये स्ट्रिप यही रहेगी, लेकिन यहाँ कोई नई लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल L2। आपको पता है कि वो 100 माइनस L1 नहीं होगी इधर, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं इसको, और ये हो जाएगी 100 माइनस L2, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये वैल्यू 100 माइनस जो इधर थी वो वाली इधर आ जाती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको ऐसे लिखा। अब देखो, ऑन इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा
अब रेशियो आएगा R2/R1। अल्फा बीटा नहीं चेंज होंगे, ये तो स्ट्रिप इधर ही लगी हुई है ना, तो L2 प्लस अल्फा अपॉन 100 माइनस L2 प्लस बीटा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मुझे याद रहती है वैल्यू। आफ्टर सॉल्विंग आपको सॉल्व करना है, जो अल्फा आएगा बच्चों वो आएगा R2L1 माइनस L2R1 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, मतलब ऐसे लेना है कि ये पॉजिटिव रहे डिफरेंस। ठीक है, अल्फा बीटा पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये भी हो सकता है ना R2 बड़ा R1 से। बीटा कितना होगा बच्चों, R1L1 माइनस R2L2 अपॉन R1 माइनस R2, पूरे में से 100 घटेगा। ठीक है, तो ये एंड करेक्शन आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे अल्फा बीटा एंड करेक्शन आ गए। क्लियर है, अब इस पे बेस कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आया बच्चों कि ये 100 ओम है, ये 200 ओम है, और नल पॉइंट मिल रहा है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसको इंटरचेंज कर देते हैं इन 100 को 200 से, तो नल पॉइंट मिल रहा है 67 सेंटीमीटर। ये तो आप भी बता दोगे, अभी क्या बताया था, जब इनको इंटरचेंज करते हैं तो ये वैल्यू इधर वाली आ जाती है, तो ऑब्वियसली तो यानी कि ये L1 हुआ और इंटरचेंज करने पे ये 200, तो ये 100 और L2 कितना हो जाएगा 67 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड एंड करेक्शन, अल्फा बताओ और बीटा बताओ, मतलब इस एंड पे करेक्शन बताओ और इस पे बीटा। तो ये आपके सामने फॉर्मूले रखे हैं, अल्फा रखो, R2 कितना है बच्चों 200, लेंथ कितनी है 33 माइनस और सेकेंड लेंथ कितनी है 67 और इनटू R1 कितना है 100 अपॉन 200 माइनस 100। ठीक है, देखो अल्फा 1 आएगा, मुझे याद है आंसर, और बीटा बिल्कुल ऐसी R1L1 तो 100 इंटू 33 माइनस R2L2 200 इंटू 67 अपॉन 100 200 या 100 माइनस 200, वो माइनस कट जाएगा माइनस 100। ठीक है बच्चों, माइनस 100 है यहाँ, तो ये भी 1 आता है। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से अल्फा बीटा एंड करेक्शन फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर एंड करेक्शन दे के फिर आपसे पूछे वैल्यू, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपसे बोलेगा कि देखो जैसे ये x है और ये 30 ओम है। ठीक है, एंड करेक्शन आर और 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एट ए एंड बी, है ना, ए और बी पे, ये ए और ये बी है। थोड़ा डायग्राम मिटता जा रहा है, और नल पॉइंट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों कुछ नहीं करना, लॉजिक ये क्या करे थे हमने, ऐड करे थे ना, तो देखो x बाय ये लेंथ कितनी है 20, लेकिन साथ में ये 1 सेंटीमीटर का इधर अल्फा दे रखा है ना ये, और बीटा कितना दे रखा है 3, तो 20 + 1, और इधर y 30 अपॉन ये कितना हो जाएगा 20 है तो 80 होगा ना, 80 के साथ में कितना जोड़ दोगे एक्स्ट्रा 3, यहाँ से x आ जाएगा। क्लियर है, तो ये अननोन वैल्यू आ जाएगी अगर एंड करेक्शन दे रखे हैं। अब ना हम एरर पढ़ते हैं इसमें, कि एरर का भी क्वेश्चन आता है। एरर कैसे आएगा, जैसे आप जब मेजर से कर रहे हो इस स्केल से, तो इस स्केल का भी एक लीस्ट काउंट होगा, तो लीस्ट काउंट होगा तो एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते। अगर ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है ये, तो 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट होता है, तो उसे समझते हो। और इसकी सेंसिटिविटी को भी समझाने की कोशिश करता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो जैसे आपने अभी लिखा कि x इक्वल टू हो जाता है L और S अपॉन 100 माइनस L, मानते हो, ऐसे लिख लेते हैं ना भाई। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, एरर फाइंड करने जा रहे हो। एरर आपने पढ़ रखा होगा पहले से, तो dx अपॉन L dl अपॉन L, ठीक है, प्लस ds अपॉन S प्लस d इंटू 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L। समझते हो बच्चों, ये तरीका होता है ना एरर लिखने का, जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ाया था जब आपको। तो देखो ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, बहुत रेयरली आपको इसमें एरर होगी, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है।
अगर इसको मेजर करने में एरर दे रखी है तो ठीक है, मुझसे काउंट करेंगे। कुछ केस में हम इसे ऐसे सोचने जा रहे हैं भाई ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनमें एरर है, तो अगर इनकी एरर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करें, तो इसको 0 मान लेते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस है अभी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कई बार इसमें भी एरर, लेकिन अभी 0 मान लेते हैं। तो देखो, तो dx बाई एक्स dl बाई एल प्लस, एक बात सोचो, 100 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्या बचेगा बच्चों, ये माइनस dl अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। सोचो बच्चों, अब इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। dl कॉमन ले लिया, 100 माइनस एल, ठीक है, ऐसे, और dl हो गया, हाँ 100, और ये हो गया माइनस एल, तो 100 माइनस एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो dx अपॉन एक्स इक्वल टू dl और 100 माइनस 2l अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ आप जाओ, आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dl, ठीक है, इक्वल टू x 100 माइनस 2l अपॉन 100 माइनस एल, लिख सकते हो बच्चों। आप चाहते हो कि x में कम से कम एरर आए, समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आए, प्रिसाइज हो ये वैल्यू। तो इसका मतलब एरर कम लाने के लिए x की वैल्यू में, है ना, ये चेंज इन x है ना विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, एरर ऑफ लेंथ l। तो अगर मैं इसको 0 रख दूं, तो 0 रख सकते हैं, याद है ना मैक्सिमम मिनिमा। तो dx अपॉन एल मतलब x में वेरिएशन आ रही है लेंथ में एरर की वजह से। अगर उसे 0 करके देखें तो देखो वो 0 कब हो सकती है, अगर इसे पूरे को 0 कर दिया तो 100 माइनस 2l इक्वल टू कितना आ गया 0, और l कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। क्या सीखने को मिला, उस केस में एरर सबसे कम होती है जब ये मिड पॉइंट के आसपास होता है, मतलब मिड पॉइंट एक आइडियल सिचुएशन है। अगर नल पॉइंट यहाँ पे मिलता है आपको तो एरर सबसे कम इसमें, और अगर आप किसी और पॉइंट पे मिड पॉइंट मिल रहा है तो भी हम इसको मानते हैं कि मोर सेंसिटिव है। जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आया था, इसकी वैल्यू वेरी कर रहा था और नल पॉइंट एक यहाँ पे दे रखा था, एक यहाँ पे दे रखा था और एक यहाँ पे, तो पूछा था कौन से केस में ये वैल्यू एक्स मोर एक्यूरेट होगी। तो जब नल पॉइंट बीच में होता है कहीं तब मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है, मोर सेंसिटिव रहता है उस टाइम ये मीटर ब्रिज। तो हमें समझ में भी आ गया कि अगर 0 एरर के साथ ये वैल्यू चाहिए तो मिड पॉइंट पर नल पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज कहीं तो होगा ही वो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। ये तो मैंने आपको समझाया कि नल पॉइंट मिड पॉइंट अगर होता है तो उस केस में एरर मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमम एरर होती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे ये जो स्केल है, आप इसमें इसकी हर स्केल की लीस्ट काउंट है, आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो। तो इसकी मान लो 1 मिलीमीटर ही स्केल की इसकी लीस्ट काउंट है, तो 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू आप नहीं मेजर कर सकते। जैसे आपको पहले भी बताया होगा 1 2 3 4 ऐसे ये मिलीमीटर है, और मान लो ये डिस्टेंस मेजर करनी हो तो देखो ये यहाँ पे बीच में आ गई, तो ना तो ये वैल्यू हुई ना ये वैल्यू हुई, बीच में ना गई, तो हम इस पर कंफर्म नहीं है कि भाई कितना है। तो इसको लीस्ट काउंट को एरर ही मानते हैं हम, कि लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं होगी तो एरर हुई। तो लेंथ में एरर आएगी तो इसमें भी एरर आएगी। मान लो क्वेश्चन दे दे कि बेटा ये रेजिस्टेंस है 60 ओम, ठीक है, और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और नल पॉइंट मिल रहा है आपको 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है इस स्केल का लीस्ट काउंट, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, 1 मिलीमीटर ही ले लिया, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि अगर एरर ना होती तो, है ना। एरर इस केस में आंसर ऐसे लिखा जाएगा, एरर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। याद है एरर के क्वेश्चन, ऑप्शन में मिलेंगे आपको 4 आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो हमें डाटा दे रखा है कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा बच्चों 70 सेंटीमीटर, है ना। तो r कितना होगा, सॉरी x कितना होगा, x अपॉन 30 इंटू 60 बाय 70, ठीक है। तो 0 से 0 गया, x इक्वल टू आ गया 180 बाय 7, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इतने ओम, x की वैल्यू। अब साथ में प्लस माइनस एरर भी तो लिखेंगे, कितनी एरर होगी इसमें,
एरर कैसे कैलकुलेट करें, जैसे भी सिखाई थी। अब इस केस में तो नल पॉइंट यहाँ नहीं मिल रहा है कि मिड पे है, कहीं मिल रहा है 30 सेंटीमीटर पे। तो अब देखो क्या लिखा है हमने, जैसे अभी समझाया था कि x, इसको स्टैंडर्ड माना था मैंने s, x बाय एस इक्वल टू L1 है ना अपॉन 100 माइनस L1। मैं दोबारा उस फॉर्मूले को बना के दिखा रहा हूँ, या L लिख दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू SL अपॉन 100 माइनस L, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, जैसे dx बाय x, ठीक है, ds बाय s प्लस dl बाय l प्लस d 100 माइनस l अपॉन 100 माइनस l। ये आपको समझ में आता है ना कैसे लिख रहे हैं एरर बच्चों? ये कुछ ऐसे है जैसे 11th क्लास में पढ़ते थे हम y इक्वल टू के ए स्क्वायर बी अपॉन सी क्यूब, ठीक है। तो dy बाय एरर इन y, k हट जाता था, कांस्टेंट हट जाता था, डेल्टा a अपॉन ए प्लस जो भी पावर होती थी सामने आ जाती, डेल्टा b अपॉन बी प्लस ये 3 है तो इसकी पावर 3 डेल्टा c बाय सी, ऐसे लिखते थे ना। वही यहाँ है। अब देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करें। देखो बच्चों, ये तो मैंने क्या बोला था कि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो एरर हो गई नहीं, तो इसे मिटा दिया, ठीक है। अब dx बाय x, ठीक है, एरर कह दो चाहे डेल्टा x, और x कितना होगा बच्चों हमारा 180/7, ठीक है, इक्वल टू लेंथ में एरर कितनी आएगी, तो इस स्केल का ये लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर अपॉन कितना बच्चों 1 मिलीमीटर को ध्यान रखना है, कन्वर्ट करना है किसमें सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -1, और लेंथ कितनी है इसकी, कितनी पे नल पॉइंट है ये 30 पे, प्लस ये कितनी होगी इसमें भी एरर 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 कर लो, ज़्यादा बेटर है यार, ठीक है। और ये भी कितनी होगी 0.1, और 100 माइनस एल कितना होगा 70, ठीक है। इसको सॉल्व करो बच्चों, डेल्टा ये इधर ले जाओ, तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा x दैट इज 180 प्लस 7 प्लस माइनस एरर dx या डेल्टा x जो भी लिखना है, तो 180 प्लस 7 प्लस माइनस यहाँ से जो dx यानी कि डेल्टा x जो एरर आएगी वो यहाँ जोड़ दो, ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से एरर लिखनी है आपको, क्योंकि देखो अब आपको लगेगा सर ये तो 100 माइनस एल है तो ये कोई लेंथ ना ये, तो इसमें जो एरर आएगी वही हमारी लीस्ट काउंट एरर है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने मीटर ब्रिज के क्वेश्चन देखे, और अब आप इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, है ना, स्टैंडर्ड बुक से जो भी आपके पास बुक है, मैक्सिमम कंसेप्ट आपको बता दिए। अगली क्लास में बच्चों हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, जिसको बहुत बच्चे डरते रहते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या है, तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।